VVU FY UGP सेमेस्टर 3 वाले जिनका भी सब्जेक्ट जो है दोस्तों मेजर 5 हिंदी है उसका VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका मेजर 4 करवा दिया गया है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट AEC हिंदी है तो उसका भी जो है पूरा क्लियर करवा दिया गया है, आप एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं या तो आपका पहले पूछा जा चुका है वैसा क्वेश्चन है, या तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी जो है आपका आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये कर लेना है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में 19वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1850 ईस्वी में से आधुनिक हिंदी गद्य का वास्तविक उदय हुआ। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इस काल को गद्यकाल कहा है। किस कारण? तो ये जो है हमारा 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है आधुनिक हिंदी का वास्तविक उदय हुआ था, इसीलिए इसी काल को जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्यकाल कहा है। आधुनिक काल के पूर्व साहित्य में केवल कविता वगैरह हुआ करती थी, यही सबको जो है प्रधानता दिया जाता था। लेकिन देश में आए नए सामाजिक, राजनैतिक और तकनीकी बदलावों के कारण आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में व्यवस्थित गद्य का विकास हुआ, जो आज आधुनिक भारतीय चेतना का मुख्य माध्यम है। यानी इससे पहले क्या हुआ करता था, 19वीं शताब्दी से पहले यानी गद्य काल से पहले सिर्फ जो है कविता वगैरह हुआ करती थी साहित्य में, उसके बाद जो है ये हमारा गद्य वगैरह आया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोस्तों। तो 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिन्होंने हिंदी गद्य के उद्भव और विकास का मार्ग जो है मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यानी कुछ ऐसा परिस्थिति आया जिसके कारण जो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हुआ था। इन प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो चलिए समझेंगे कि कौन कौन सा कारण आया। तो पहला कारण है दोस्तों वो है ईसाई मिशनरियों का योगदान। अंग्रेजों के आगमन के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जनता की आम बोलचाल की भाषा यानी कि खड़ी बोली वगैरह को चुना। उन्होंने बाइबल वगैरह को खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद करवाया और उसे मुफ्त में वितरित किया, यानी मुफ्त में बांटा, ताकि जो है ईसाई वगैरह जो ईसाई रिलीजन है उसे जो है उसके धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, जिसे आम जनता में गद्य पढ़ने की आदत विकसित हुई। और यहीं से यही सब कारण से जो है गद्य विधा का धीरे धीरे विकास शुरू हुआ था। तो ये पहला कारण हो गया। चलिए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि 1800 ईस्वी में माना जाता है, तो कोलकाता में स्थापित इस कॉलेज की भाषा विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं के विकास में रुचि ली। उन्होंने कॉलेज के 2 भाषा मुंशी जो कि लालू लाल और सदन मिश्रा को खड़ी बोली में पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य भी सौंपा था। यानी ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उस कॉलेज में क्या हुआ, जो अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट, उनका जो है भारतीय भाषा में बहुत ज़्यादा रुचि था, इसीलिए उन्होंने 2 जो है भाषा मुंशी को चुना, लालू लाल और सदन मिश्रा को। और इसको किस लिए चुना, ताकि जो है पाठ्यक्रम वगैरह जो है तैयार किया जा सके खड़ी बोली में। चलिए फिर तीसरा कारण है दोस्तों कि छापे खाने का आविष्कार। मुद्रण कला के विकास ने हिंदी गद्य को पंख लगा दी। पुस्तकों और समाचार पत्रों के बड़े पैमाने पर प्रकाशन संभव हुआ, जिससे साहित्य केवल राजाओं के दरबार तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंच गया था। यानी छापे खाने वगैरह से भी जो है इसका विकास संभव हो पाया था। चलिए आगे है सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के माने जाते हैं, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, और स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाए। इन विचारकों ने अपने सिद्धांतों को, पत्र पत्रिकाओं को और अपने व्याख्यानों वगैरह के लिए हिंदी गद्य का ही प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली हिंदी गद्य में ही लिखा है।
यानी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के लिए भी इन्होंने जो है हिंदी भाषा का ही उपयोग किया, यानी खड़ी बोली हिंदी का ही उपयोग किया, गद्य का ही उपयोग किया। चलिए फिर आगे हो गया राष्ट्रीय चेतना का उदय। अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक दमनकारी नीतियों के खिलाफ देश में राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही थी। इस देशव्यापी चेतना और देशभक्ति के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए गद्य, जिसमें विशेषकर निबंध वगैरह, नाटक वगैरह, समाचार पत्र वगैरह को सबसे सशक्त माध्यम बनाकर, यानी ये सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरा था। तो ये सब कारण थे दोस्तों हिंदी गद्य विकास का, जिसके कारण विकास हुआ था। अब देखेंगे कि जो हमारा हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था उसके कर्म के बारे में, ठीक है, यानी कौन कौन से कर्म में इसका विकास हुआ था। तो चलिए देखेंगे। तो इसे सुविधा के अनुसार जो है 5 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है ताकि हम लोग समझ सकें। तो पहला हो गया हमारा भारत तेंदु पूर्व युग, जिसको प्रारंभिक काल भी बोलते हैं। ये 1800 से लेके 1850 ईस्वी तक माना जाता है। यह हिंदी गद्य का संक्रांति काल था, जहां गद्य की भाषा अपना निश्चित रूप खोज रही थी। इस काल में मुख्य रूप से 4 प्रारंभिक गद्यकार, यानी कि 4 प्रारंभिक स्तंभ का योगदान जो है इसमें था। कौन कौन से लोग थे जिनका योगदान था? तो पहला है मुंशी सदासुखलाल, ठीक है, इन्होंने सुख सागर की रचना की। इसकी भाषा धार्मिक और कथावाचकों जैसी थी, तो ये पहले हो गए। दूसरा हो गया इंसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। इनकी भाषा चटकीली मटकीली और मुहावरेदार थी, जिसमें अरबी फारसी के शब्द वगैरह भी पूटा था, यानी इन सभी भी जो है उसमें इंक्लूड था, ठीक है। फिर तीसरा हो गया दोस्तों, वो है लालू लाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना की। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव था, यानी इनके द्वारा जो रचना किया गया प्रेम सागर, उसमें ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था। फिर हो गया अगला हमारा है दोस्तों, वो है सदन मिश्र। इन्होंने नचिकेतोपाख्यान की रचना की। इसकी भाषा में पूर्वी पान यानी भोजपुरी का थोड़ा सा प्रभाव अधिक था। तो ये 4 लोग थे जिन्होंने जो है ये हमारे क्या बोलते हैं, ये गद्यकारों के रूप में योगदान दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दोस्तों, आगे चलकर इस युग के अंत में 2 और राजाओं का उदय हुआ था। कौन कौन? पहला हो गया राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, यानी ये आम फाम भाषा यानी कि अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के समर्थक थे। फिर दूसरा हो गया राजा लक्ष्मण सिंह, ये शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी गद्य के पक्षधर थे, यानी इनकी जो रचनाएं थी उसमें शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिंदी हुआ करती थी। इन दोनों के विवाद के बीच भारत तेंदु जी का आगमन हुआ था, यानी इन दोनों का जो विवाद चल रहा था उसी के बीच जो है भारत तेंदु जी का आगमन हुआ था। फिर दूसरा हमारा देखिए भारत तेंदु युग, जिसको पूर्ण जागरण काल भी बोलते हैं। ये 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का वास्तविक जनक भी माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 टाइप में आपको पूछ लिया जाए। उन्होंने राजा शिव प्रसाद की उर्दू प्रधान वाली हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की अत्यधिक क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच का रास्ता निकाला और गद्य को व्यवहारिक, सजीव और जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी ये दोनों के बीच जो चल रहे थे विरोध वगैरह, या फिर दोनों के बीच जो भी विवाद चल रहा था, उन सभी विवादों को सुलझा के जो गद्य को है उसे एक व्यवहारिक, सजीव और जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। चलिए विशेषताएं देखते हैं। तो इस युग में पहली बार नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी और पत्रकारिता जैसे कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, ये सभी को औपचारिक सुपात्र हुआ, ठीक है। फिर हुआ साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ना रहकर समाज सुधार और देश प्रेम बन गया था, यानी जो साहित्य का जो उद्देश्य था वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। अब क्या हुआ, समाज सुधार और देश प्रेम वगैरह भी ये जो है इसका उद्देश्य बन गया था। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख लेखक के बारे में, यानी जो हमारा भारत तेंदु युग है या फिर भारत तेंदु युग के जो प्रमुख लेखक कौन कौन थे तो वो देखते हैं। चलिए, तो प्रमुख लेखक में पहला हो गया भारत तेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है
बाल कृष्ण भट्ट तीसरा हो गया, प्रताप नारायण मिश्र चौथे हैं, बद्री नारायण चौधरी जो कि प्रेमघन, और बाबू देवकी नंदन खन्नी जिन्हें प्रसिद्ध तिलमसी उपन्यास चंद्रकांता लिखा, यानी इन्होंने जो है चंद्रकांता जो उपन्यास है वो लिखना, तो ये प्रमुख लेखक है। फिर हमारा अगला है दोस्तों वो है द्विवेदी युग, ठीक है, यानी जिसको परिष्कार काल कहा जाता है, जो 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था। उन्होंने वर्ष 1930 में सरस्वती पात्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और हिंदी गद्य का कायाकल्प कर दिया। यानी क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 1930 में जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किया और जो हिंदी गद्य है उसका कल्प कर दिया। ठीक है, इसकी विशेषताएं चलिए देखते हैं। तो विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो देखिए लिखा है कि भारतेंदु युग के गद्य में व्याकरण की अशुद्धियां और बिखराव था। द्विवेदी जी ने लेखकों का भाषा का परिष्कार किया, यानी उसका कॉरेक्शन किया, सुधारा, ठीक है, सुधार किया, व्याकरण के नियम तय किए और विराम चिन्हों के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया, यानी विराम चिन्ह वगैरह का उपयोग करना बहुत जरूरी है, ऐसा अनिवार्य बना दिया था। इस युग में गद्य में गंभीरता, विचारशीलता और पूर्धाढ़ता आई। निबंध, आलोचना और जीवनी विधाओं को गंभीर विकास हुआ था। तो ये समझ लीजिए ये विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख लेखक के बारे में, यानी कौन कौन से लेखक हैं। तो पहले हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर हो गया दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास, फिर है बाल मुकुंद गुप्त जो कि शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे, फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर है जिन्होंने अमर कहानी उसने कहा था लिखी है, ठीक है, और सरदार पूर्ण सिंह। तो ये सभी प्रमुख लेखक हैं। कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, वो है कि शुक्ल एवं प्रेमचंद्र युग छायावाद काल इसे कहा जाता है, जो कि 1920 से लेकर 1936 तक माना जाता है। यह युग जो है दोस्तों वो हिंदी गद्य के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, हिंदी गद्य के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में हिंदी गद्य कलात्मकता, वैचारिकता और यथार्थवाद के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। इसकी विशेषताएं चलिए देखेंगे। तो विशेषताओं में पहला हो गया कि आलोचना और निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध और आलोचना को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, यानी इसे जो है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का काम किया था रामचंद्र शुक्ला ने। उसका चिंतामणि जो है निबंध, ये संग्रह उनका अनुरूप उदाहरण है, यानी इनके द्वारा जो चिंतामणि निबंध लिखा गया वो एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे है कि कथा साहित्य। तो उपन्यास एवं कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र ने कथा साहित्य को तिलस्म और एलोरी की काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालकर भारतीय ग्रामीण जीवन, गरीबी और किसानों के जलते हुए यथार्थ वगैरह से जोड़ने का काम किया, जो हिंदी गद्य साहित्य था उसे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने जो है गोदान, गबन जैसे कालजयी उपन्यास वगैरह लिख के ये साबित कर दिया था। चलिए आगे हो गया नाटक के रूप में जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उच्च कोटि के नाटक जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सभी की रचना की। प्रमुख लेखक इसका देखा जाए तो प्रमुख लेखक में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर हो गया मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार और बाबू गुलबराज, ठीक है, तो गुलबराय, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख लेखक है जो कि हमारा ये हो गया दोस्तों प्रसाद युग का, ठीक है, या फिर छाया युग का, छायावाद काल का बोल सकते हैं। चलिए फिर आगे हमारा अगला वो है स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसको आधुनिकतम काल कहा जाता है, जो कि 1947 से लेके अभी तक का जो काल चल रहा है उसे ही बोला जाता है आधुनिकतम काल। चलिए लिखा है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आया था, जिसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, तो हिंदी गद्य पर पड़ा था। इसकी विशेषताएं देखिए, तो गद्य की भाषा अधिक यथार्थवादी, आम बोलचाल के करीब और आधुनिक जीवन की उलझनों को व्यक्त करने वाली बन गई थी। इस काल में नई विधाओं वगैरह का भी विकास हुआ था। कौन कौन सा भी था, जैसे कि स्मरण वगैरह, रेखा चित्र, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्ट तर्ज और व्यंग वगैरह का भी विकास हुआ था।
उपन्यास जगत में आलांचिक उपन्यासों यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति पर आधारित जो उपन्यास है उसे आलांचिक उपन्यास बोलते हैं। इन सभी का भी धूम रही थी, ये विशेषता है इस काल की। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख लेखक के बारे में और उनके द्वारा कुछ विधा वगैरह लिखा गया। तो देखिए आलांचिक उपन्यास के रूप में अगर कोई लेखक था उनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि मेला आंचल। फिर हो गया व्यंग के रूप में तो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। फिर है ललित निबंध के रूप में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय वगैरह। फिर हो गया अन्य प्रमुख गद्यकार तो महादेवी वर्मा हो गया, सचिदानंद हीरानंद, वत्स्यायन जिसको अजय बोलते हैं। फिर हो गया धर्मवीर भारती और हो गया मोहन राकेश। तो ये सभी प्रमुख जो हैं वो लेखक है दोस्तों। चलिए आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास 200 वर्षों की नियंत्रण यात्रा का परिणाम है। फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू होकर यह भारत तेंदु युग में विकसित हुआ और द्रविड़ी युग में परिष्कृत हुआ, यानी इसको सुधार किया गया। आज की खड़ी बोली हिंदी गद्य का न केवल समृद्ध साहित्य की रचना कर रहा है बल्कि मीडिया, सिनेमा और इंटरनेट की भी सबसे सशक्त माध्यम जो है वो बन चुका। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको हर हाल में करना है दोस्तों, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझने का प्रयास किए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है और कई बार जो है यही क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक कहानी विधा का जन्म जो है वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो है हमारा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। पश्चिम के शॉर्ट स्टोरी के प्रभाव और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी कहानी को एक नया मोड़ मिला। हिंदी कहानी ने बहुत कम समय में कल्पना की दुनिया से निकलकर मानव जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। यानी इसका शुरुआत 20वीं शताब्दी से माना जाता है, जो कि पश्चिम के शॉर्ट स्टोरी के प्रभाव और सरस्वती पत्रिका जो है उसके प्रकाशन से जो है इसे एक नया मोड़ मिला था। और ये जो कहानी है दोस्तों, हिंदी कहानी, वो बहुत कम समय में कल्पना वगैरह से दूर होके, यानी इमेजिनेशन वगैरह से दूर होके रियलिटी वगैरह के तरफ जो है बहुत जल्दी शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हिंदी की पहली कहानी का जो विवाद रहा था तो हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, जिसमें प्रमुख दावेदार निम्नलिखित है। पहले है इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में, तो किशोरी लाल गोस्वामी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है, जो कि इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा। लेकिन दूसरे जो कवि हैं, यानी कि देखिए एक कटोरी भर मीठी जो कि 1901 ईस्वी में माना गया, माधवराव सप्रे, वर्तमान शोधों के अनुसार इसे ही हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। यानी इसे जो है वो रामचंद्र शुक्ला जिसने हिंदी कहानी माना था पहली कहानी। फिर हो गया वर्तमान शोध वगैरह के अनुसार इसे जो है, यानी जो एक टोकरी भर मिट्टी, इसे जो है पहली कहानी मानी जाती है। फिर हमारा हो गया आगे दुलाई वाली, ठीक है, जो कि 1907 में लिखा गया। ये जो है बंग महिला के द्वारा लिखा गया, इसे भी जो है माना जाता है। फिर हो गया उसने कहा था 1915 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह शिल्प और तकनीक की दृष्टि से हिंदी की पहली पौध कहानी है। तो ये सभी जो है विवाद चला था, लोगों के बीच मतभेद था। अलग अलग जो विद्वान वगैरह, अलग अलग लेखक वगैरह अलग अलग तरीके से बोल रहे थे कि ये है फर्स्ट, ये है पहला हिंदी कहानी। तो इस हिसाब से जो है मतभेद था। चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी कहानी का जो विकास क्रम रहा था, यानी कौन कौन से युग में जो है हिंदी कहानी का विकास हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी कहानी के शिखर पुरुष हैं, इसलिए कहानी के विकास क्रम में प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर इसे विभाजित किया गया है। पहला हो गया प्रेमचंद्र पूर्व युग, जिसको प्रारंभिक काल बोलते हैं, जो कि 1900 से लेकर 1915 ईस्वी तक माना जाता है। और यह जो है दोस्तों वो हिंदी कहानी की शुरुआती दौर था। इस काल की कहानी जो है मनोरंजन हुआ करती थी, उसमें उपदेश हुआ करता था, सुधारवादी दृष्टिकोण हुआ करता था। तो ये सभी लिखा जाता था शुरुआती दौर में। विशेषता इसका क्या था?
तो देखिए विशेषता है कि कहानियों का कथाचक ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक घटनाओं पर आधारित होता था। प्रमुख लेखक और रचनाएं देखा जाए तो देखिए इनके प्रमुख लेखक के रूप में जो पहले हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई पहली कहानी थी, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी, ये इंदुमती। तो ये प्रमुख लेखक और प्रमुख रचनाएं हैं। फिर देखिए दूसरा हो गया हमारा प्रेमचंद्र युग, जो कि विकास काल माना जाता है, 1915 से लेकर 1936 तक माना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के आगमन से हिंदी कहानी कल्पना और तिलस्म से निकलकर सीधे समाज के कड़वे यथार्थ वगैरह से जुड़ने का काम किया था। इसकी विशेषता देखिए तो लिखा है कि इस युग में आदर्श वगैरह प्रमुख यथार्थवाद की प्रधानता थी। सामाजिक बुराइयों, गरीबी, छुआछूत और कृषक जीवन वगैरह को कहानी का विषय बनाया गया था इस काल में, यानी प्रेमचंद्र युग में या फिर विकास काल में। प्रमुख लेखक और उनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए तो प्रमुख लेखक के रूप में पहले हो गए मुंशी प्रेमचंद, कफन हो गया, पूस की रात हो गई, पंच परमेश्वर हो गया, बुड्ढी काफ़ी हो गई। तो ये सभी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। फिर हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भाव प्रधान और रोमानी कहानियाँ लिखी। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, तो ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे हम लोग तीसरा है दोस्तों, वो है प्रेम चंदोत्तर युग, जो कि 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्रेमचंद्र के बाद हिंदी कहानी मुख्य रूप से दो धाराओं में बट गई थी। कौन कौन सी धारा? तो पहला हो गया मनोवैज्ञानिक और दूसरा हो गया राजनीतिक या फिर प्रगतिशील धारा। तो ये दो भागों में बट चुका था। चलिए इसकी विशेषता देखते हैं दोस्तों। तो देखिए विशेषता में हो गया कि मानव मन के उलझनों, यौन गुठाओं और मार्क्सवादी विचारधारा, जिसमें शोषण और शोषित वगैरह का संघर्ष पर कहानियाँ लिखी गई। इसके प्रमुख लेखक और इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखा जाए तो चलिए लिखा है कि मनोवैज्ञानिक जैनेंद्र कुमार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप में देखा जाए तो जैनेंद्र कुमार जिन्होंने फांसी लिखा है, अजय जिन्होंने रोज ग्रेगिन लिखा है, इला चंद्र जोशी, तो ये सभी प्रमुख लेखक थे। फिर हो गया प्रगतिशील में यानी मार्क्सवादी में तो यशपाल जिन्होंने पर्दा लिखा है। फिर है रयोग राघव, तो ये सभी प्रमुख लेखक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन और समकालीन दौर, जो कि 1950 ईस्वी से लेके वर्तमान तक माना जाता है। तो आज़ादी के बाद यानी 1950 के दशक में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ने नेतृत्व में यानी इन सभी के नेतृत्व में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी विशेषता देखा जाए तो इसमें आधुनिक जीवन का तनाव, महानगरीय बोझ, अकेलेपन की भावना और स्त्री पुरुष संबंधों के बदले स्वरूप को वगैरह को दिखाया गया है, यानी इस काल के कहानी में, ठीक है। तो प्रमुख आंदोलन और उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख लेखक के बारे में चलिए देखते हैं। तो नई कहानी जो है वो मोहन राकेश के द्वारा मलबे का मालिक ये लिखा गया था। फिर राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, तो ये सभी महिला कहानीकार के रूप में देखा जाए तो मन्नू भंडारी जिन्होंने लिखा है महीने की विसंगतियाँ, यही सच है, तो ये सभी लिखा गया है मन्नू भंडारी के द्वारा। फिर है उषा प्रियनवादा, ठीक है, जिनके द्वारा वापसी लिखा गया। तो ये सभी जो है प्रमुख लेखक हैं। चलिए आगे देखेंगे आंचलिक लेखक के रूप में, ठीक है, आंचलिक लेखक जो कि फर्नीश्वर नाथ रेणु, इनके द्वारा लिखा गया तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठीक है, तो ये लिखा गया। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। लिखा गया है कि संक्षेप में समझा जाए तो हिंदी कहानी ने अपने 125 से अधिक वर्षों के सफर में अभूतपूर्व प्रगति की है। उपदेश और मनोरंजन से शुरू होकर आज की कहानी आम आदमी के जीवन, वैश्विक दबावों, आधुनिक दौर के मानसिक तनावों को दर्शाने वाली सबसे लोकप्रिय विधा बन चुकी है ये कहानी। तो हमने दोस्तों हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में पूरे डिटेल में देखा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि हिंदी गद्य के विकास में भारत तेंदु जी के योगदानों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये भी 5 मार्क्स या तो 15 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि आधुनिक हिंदी साहित्य
के इतिहास में भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो कि 1850 से लेके 1885 ईस्वी तक का इनका जो आगमन है वो एक युगांतकारी घटना है। इन्हें जो है वो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है या फिर पितामह कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यद्यपि भारत तेंदु जी के पूर्व भी हिंदी गद्य लिखा जा रहा था, लेकिन उसे एक सुव्यवस्थित, परिमार्जित और सर्वमान्य रूप देने का श्रेय जो है वो भारत तेंदु जी को ही जाता है। यानी इससे पहले भी लिखा जा रहा था हिंदी गद्य, लेकिन जो हिंदी साहित्य का हिंदी गद्य है उसे एक व्यवस्थित रूप देने का काम जो है वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। उन्होंने केवल 34 वर्ष की अल्प आयु में हिंदी साहित्य की दिशा और दशा दोनों बदल दी। उनके इसी युगांतकारी प्रभाव के कारण सन 1957 से लेके 1900 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के भारत तेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यानी उनके द्वारा जो योगदान दिया गया, इसी कारण से जो 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे जो है हिंदी साहित्य के भारत तेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इतना योगदान था उनका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी गद्य के विकास में जो है इनका क्या क्या योगदान है। तो पहला योगदान है कि भाषा का परिमार्जन और मानकीकरण। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि भारत तेंदु जी ने हिंदी गद्य से व्याकरण की अशुद्धियाँ, प्रांतीयता यानी जिसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा वगैरह का जो प्रभाव था, और अरबी और फारसी के जबरन थोपे गए शब्दों को दूर करने का काम किया था। उन्होंने खड़ी बोली गद्य को व्यवहारिक, सजीव और प्रवाहमयी बनाने का काम किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली केवल रूखी भाषा नहीं है, बल्कि इसमें भी उच्च कोटि का साहित्य वगैरह की रचना की जा सकती है। तो ये काम किया था भारत तेंदु जी ने। सबसे पहले जो है भाषा को बदलने का काम किया। फिर दूसरा काम क्या किया था, तो गद्य की नवीन विधाओं का प्रवर्तन। भारत तेंदु जी से पहले हिंदी में केवल पद यानी कविता वगैरह का साम्राज्य था। भारत तेंदु जी ने गद्य की लगभग सभी आधुनिक विधाओं का सूत्रपात किया, जिसमें नाटक का किया। तो नाटक में हमारा वे हिंदी नाटक विधा के वास्तविक जन्मदाता हैं। उन्होंने लोक चेतना जगाने के लिए मौलिक और अनुदातित दोनों प्रकार के नाटक लिखे। तो चलिए देखते हैं मौलिक नाटक क्या हुआ। तो ये जिसमें भारत दुर्दशा, देश की दयनीय स्थिति पर था। फिर अंधेर नगरी भ्रष्ट शासन पर तीखा व्यंग था। फिर वैदिक हिंसा ना भवती। तो ये लिखा गया है हमारे, ठीक है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। निबंध के रूप में देखा जाए तो निबंध कौन कौन से निबंध है, ये है, उन्होंने हिंदी निबंध की सुदृढ़ नींव रखी। उनके निबंध इतिहास, समाज, धर्म और राजनीति पर आधारित होते थे। जैसे भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है, तो ये ऐसा जो है निबंध जो है लिखे गए थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर यात्रा वृतांत और जीवनी में तो उन्होंने सरयू पार की यात्रा, मेहदावाल की यात्रा लिखकर यात्रा साहित्य वगैरह भी शुरू किया था। साथ ही महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखा करते थे। तो ये सभी प्रमुख योगदान है। चलिए आगे देखेंगे, पत्रकारिता का विकास भी हुआ था। तो भारत तेंदु जी के गद्य के प्रचार प्रसार के लिए पत्रकारिता को एक सशक्त हथियार बनाया गया, जिसके माध्यम से जो है उनके द्वारा जो भी गद्य लिखा जा रहा है उसका जो है प्रचार प्रसार किया जा सके। उन्होंने 3 प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला पत्रिका है कवि वाचन सुधा, जो कि 1868 से है, 1868 में माना जाता है। इसने साहित्य और राजनीति को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। फिर दूसरा हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको चंद्रिका बोला जाता है, 1873। इसने परिमार्जित गद्य के एक नए रूप को स्थापित करने का काम किया। तीसरा है दोस्तों बाल बोधिनी, जो कि 1874 में, यह हिंदी की पहली पत्रिका थी जो विशेष रूप से महिला शिक्षा और नारी चेतना के लिए समर्पित थी। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो है वो हमारा एक समझ लीजिए पत्रिकाओं के माध्यम से जो है भारत तेंदु जी ने अपने गद्य का प्रचार प्रसार करने का काम किया था। चलिए आगे हो गया कि भारत तेंदु मंडल की स्थापना और इसके नेतृत्व के बारे में। तो भारत तेंदु जी की महानता इसमें भी थी कि उन्होंने अकेले काम नहीं किया, बल्कि समकालीन लेखकों को प्रेरित करके एक पूरा जो है मंडल तैयार किया था
और यही मंडल को जो है वो भारत तेंदु मंडल भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से लेखक शामिल थे तो चलिए देखते हैं। पहले हो गए हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, जो कि प्रसिद्ध निबंधकार और हिंदी प्रदीप के संपादक के रूप में माना जाता है। फिर दूसरे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, व्यंग्यकार और ब्राह्मण के संपादक के रूप में इन्हें माना जाता है। फिर हो गया बद्रीनाथ चौधरी, जो कि प्रेमघन। फिर अगला हो गया लाला श्रीनिवास दास, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने वाले यही जो है कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला उपन्यास कौन सा है हिंदी का, तो ये है परीक्षा गुरु। और कौन लिखने वाले लेखक का नाम जो है वो लाला श्रीनिवास दास है। चलिए आगे लिखा है दोस्तों हम लोग का कि भारत तेंदु जी के इस मंडल के मार्गदर्शन थे, यानी इस मंडल का जो है मार्गदर्शक के रूप में गाइड थे। इनके सामूहिक प्रयास से हिंदी गद्य का जो है समृद्ध हुआ था, विकास में सहयोग हुआ था। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि विषय वस्तु में युगांतकारी परिवर्तन। भारत तेंदु जी के साहित्य को महाराजाओं की चटुकारिता और काल्पनिक प्रेम कहानियों के दलदल से बाहर निकालने का काम जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। यानी पहले जो साहित्य वगैरह कहानी वगैरह जो लिखी जाती थी राजा महाराजाओं के ऊपर, इन सभी चीज़ों के से निकाल के उन्होंने क्या किया तो राष्ट्र यानी उन्होंने गद्य को राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधारों से जोड़ने का काम किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध और देश की आर्थिक दुर्दशा पर खुलकर लिखने का काम किया। चलिए देखिए एक पंक्ति लिखा गया जो लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात इहे बड़ी ख्वारी। तो ये लिखा गया है भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक कविता में पंक्ति के रूप में। ठीक है, तो ये है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो संक्षेप में अगर समझा जाए तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के वास्तविक जन्मदाता हैं। उन्होंने खड़ी बोली को परमार्जित रूप देकर यानी साफ सुथरा रूप देकर नाटक, निबंध और पत्रकारिता जैसी नई विधाओं की नींव रखी। उन्होंने साहित्य को दरबारी संस्कृति से निकालकर राष्ट्रहित और जन चेतना से जोड़ने का काम किया। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका योगदान हमेशा जो है अतुलनीय रहेगा, यानी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन जो जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत तेंदु जी का योगदान क्या रहा आधुनिक हिंदी गद्य में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए आंसर है दोस्तों कि उपन्यास आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय और सशक्त विधा है। यानी जो उपन्यास है वो आधुनिक युग का सबसे फेमस और सबसे सशक्त गद्य विधा के रूप में है। उपन्यास का शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है, उप यानी कि समीप और न्यास मतलब धरोहर, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य के निकट रखी हुई उसकी अपनी धरोहर या फिर जीवन की झांकी, तो उसे ही जो है उपन्यास कहते हैं। पश्चिम में नॉवेल के प्रभाव और गद्य के विकास के साथ ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ था। यानी कैसे हुआ था तो पश्चिम में जो नॉवेल वगैरह का जो प्रभाव हुआ था और गद्य के विकास के साथ ही जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध में हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ था। इसने जो है मानव जीवन के यथार्थ, उसकी समस्याओं और समाज के बदलते स्वरूप को अपने भीतर समेटने का काम किया। यानी इन सभी चीज़ों को दिखाने का काम किया था हिंदी उपन्यास ने। चलिए आगे और डिटेल में समझेंगे दोस्तों। हिंदी उपन्यास का उद्भव के बारे में देखा जाए तो हिंदी उपन्यास का उद्भव को लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद भी रहा था, मतभेद भी है अभी भी। चलिए पहला हो गया प्रथम उपन्यास के रूप में, तो अधिकांश इतिहासकार जैसे कि रामचंद्र शुक्ला वगैरह मानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो रचित है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, इनको जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। इसमें दिल्ली के एक अमीर युवक के पतन और सुधार की कहानी माध्यम से नैतिकता उपदेश दिया गया है। यानी ये जो परीक्षा गुरु है इसमें क्या दिखाया गया तो दिल्ली के एक अमीर युवक के पतन और उसके सुधार की कहानी दिखाई गई है इस उपन्यास के माध्यम से, और इसे ही जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है। जबकि इससे पूर्व सरदाराम फुलेरी ने भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा था, किंतु साहित्यिक
तत्वों की दृष्टि से परीक्षा गुरु को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास लिखा गया, यानी प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा हिंदी उपन्यास के विकास है उसके क्रम के बारे में, यानी कौन कौन से युग में जो है कैसे इसका विकास हुआ था। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया प्रेमचंद्र पूर्व युग, जो कि 1882 से लेके 1915 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो है शैशव काल के रूप में माना जाता है। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक दौर था। इस समय लेखकों का मुख्य उद्देश्य जो है वो पाठकों का मनोरंजन करना था और इसे नैतिक, यानी उन्हें नैतिक उपदेश देना था। इस युग में 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। यानी इस युग में क्या होता था, नॉर्मल रहता था कि जो उद्देश्य इसका क्या था कि जो पाठक वगैरह है उसे मनोरंजन करना है, उन्हें जो है नैतिक उपदेश देना, बस। इसमें 3 प्रकार थे। पहला हो गया तिलिस्मी और एलोरी उपन्यास। देवकी नंदन खनी इस शैली के जन्मदाता थे। इन्होंने जो है उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इतने लोकप्रिय हुए कि इसे पढ़ने के लिए लाखों अहिंदी भाषी लोग ने हिंदी सीखने का काम किया ताकि लोग जो है इसे पढ़ सके। फिर हो गया जासूसी उपन्यास। गोपाल राम गहमरी ने अंग्रेजी के शर्लक होम्स से प्रभावित होकर हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखे, जैसे कि अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी। तो ये सभी लिखा गया था जो कि गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया। चलिए तीसरा हमारा सामाजिक और सुधारवादी उपन्यास। तो किशोरी लाल गोस्वामी तारा, ठीक है। फिर हो गया बालकृष्ण भट्टा यानी नूतन ब्रह्मचारी ने समाज सुधार के उद्देश्य से उपन्यास लिखने का काम किया। तो ये 3 प्रकार के उपन्यास जो है वो लिखे जा रहे थे प्रेमचंद्र पूर्व युग में। चलिए दूसरा हो गया हमारा प्रेमचंद्र युग, जब प्रेमचंद्र जी का आगमन हुआ। वही है प्रेमचंद्र युग जो कि 1915 से लेके 1936 ईस्वी तक माना जाता है और इसे जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए लिखा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र के आगमन से हिंदी उपन्यास मनोरंजन के दलदल से निकलकर मानव जीवन की कठोर यथार्थ से जुड़ने का काम किया। यानी जो मनोरंजन वगैरह उन सभी से हट के मानव जीवन की जो कठोरता है, उसकी सच्चाई है, इन सभी से जुड़ने का काम किया था। इसलिए इस युग को हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी इस युग को क्या कहा जाता है, तो हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रेमचंद्र का योगदान इसमें क्या था, तो उन्होंने आदेशो मूर्ख यथार्थवाद की नींव रखी। इन्होंने किसान, मजदूर, नारी और दलितों की समस्या वगैरह को मुख्य विषय बनाया। उनके द्वारा जो प्रमुख उपन्यास लिखा गया वो है गोदान, जो कि कृषि वगैरह से रिलेटेड है, कृषक जीवन का महाकाव्य। फिर है गबन, रणभूमि और सेवा सदन। तो ये सभी जो है प्रेमचंद्र जी का योगदान था। आगे हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद जी का योगदान। तो इसी युग में प्रसाद जी ने कंकाल और तितली लिखकर समाज के यथार्थ चेहरे और व्यक्ति की आंतरिक समस्या वगैरह को दिखाने का काम किया था। तो ये दूसरा योगदान है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर हो गया हमारा विशंभर नाथ शर्मा, जो कि कौशिक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। उन्होंने माँ और भिखारिनी जैसी मर्प स्पर्शी समाज उपन्यास लिखे, ठीक है, सामाजिक उपन्यास लिखे, जिसके माध्यम से जनता को जगाने का काम किया। चलिए फिर हो गया हमारा प्रेम चंदोत्तर युग, जो कि 1936 से लेके 1950 ईस्वी तक 1950 ईस्वी तक माना जाता है। विविधता का काल है ये। क्या है, विविधता का काल। प्रेमचंद्र जी के बाद हिंदी उपन्यास कई नई विचारधाराओं और शैलियों में बट गया। इस काल को मुख्यतः 3 धाराओं में समझा जा सकता है। कौन कौन सी धारा है, तो चलिए देखेंगे। पहला हो गया विश्लेषणवादी उपन्यास, जिसमें जिनेंद्र, परख, त्यागपत्र इनके द्वारा लिखा गया। फिर है ईलाचंद्र जोशी, जो कि सन्यासी लिखा गया इनके द्वारा। फिर हो गया अजय, जो कि शेखर एक जीवनी ने फ्रॉड के मनोवैज्ञानिक के आधार पर मानव मन के कुंठाओं, शंकाओं और काम भावनाओं वगैरह का चित्रण करने का काम किया है उपन्यास के माध्यम से। फिर हो गया प्रगतिवादी, जो कि मार्क्सवादी उपन्यास, यशपाल इनके द्वारा लिखा गया। दिव्य, झूठा सच और राहुल संस्कृत्यान ने समाज में अमीर गरीब के वर्ग संघर्ष और
शोषितों की आवाज़ को उठाने का काम किया उपन्यास के माध्यम से दोस्तों। फिर है हमारा ऐतिहासिक उपन्यास, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट के आत्मकथा लिखकर इतिहास और कल्पना की अनूठा संगम प्रस्तुत करने का काम किया था। चलिए हमारा चौथा है वो है आदतन, जिसको बोलते हैं समकालीन युग, जो कि 1950 ईस्वी से तो जो अभी तक चलता आया वो है। इसको नया मोड़ भी बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद देश की बदलती हुई परिस्थितियों, महाभंग और शहरीकरण ने उपन्यासों को एक नया आयाम देने का काम किया। इसमें पहला हो गया हमारा आंचलिक उपन्यास, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल 1954 में लिखकर हिंदी में आंचलिक उपन्यास की शुरुआत की थी। इसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोकगीत, संस्कृति और समस्या वगैरह को नायक बनाया जाता है और उसी के ऊपर लिखा जाता है। फिर हो गया हमारा महानगरीय बोध और आधुनिकता, मोहन राकेश, जो कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास लिखे हैं। फिर है राजेंद्र यादव, जो कि सारा आकाश, और निर्मला वर्मा वो दिन ने आधुनिक जीवन के अकेलेपन, अजनबीपन और महानगरीय गूठा वगैरह को दर्शाने का काम किया अपने उपन्यास के माध्यम से दोस्तों। फिर हमारा है महिला लेखन, जो कि नारी चेतना, कृष्णा सोबती, जो कि मित्रो मरजानी। फिर है मनु भंडारी, आपकी बंटी, तलाकशुदा माता पिता के बच्चों की शादी वगैरह इसमें दिखाया गया। और उषा प्रियनवदा ने नारी के स्वतंत्र अस्तित्व और उसके संघर्षों वगैरह को स्वर देने का काम किया। तो ये सभी था साथियों। चलिए आगे देखेंगे निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष लिखा है कि मनोरंजन और जासूसी से होकर हिंदी उपन्यास आज जीवन के गहरे यथार्थ को दिखाने वाली सबसे लोकप्रिय विधा बन चुका है। प्रेमचंद के यथार्थवाद से लेकर आधुनिक युग की विविध सामाजिक विमर्शों तक इसका विकास क्रम अत्यंत गौरवशाली और जीवंत रहा। यानी सीधा समझिए कि हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास के बारे में एकदम डिटेल में समझने का प्रयास किया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि हिंदी कहानी की विशेषताएं एवं उसके वर्गीकरण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो है ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी जब भी सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ था तब ये पूछा जा चुका था। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आंसर है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी कहानी जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण पक्ष या घटना को बेहद कम शब्दों में तीव्रता के साथ व्यक्त करने वाली सबसे लोकप्रिय विधा है। इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुई थी। यह उपन्यास की तरह बड़ा ना होकर एक छोटा होता है, यानी छोटे आकार का होता है, छोटे शब्दों में होता है, लेकिन बहुत ही गहरे प्रभाव के लिए ये जानी जाती है, जो पाठक के मन पर सीधा असर छोड़ने का काम करती है। तो ये हमारा हिंदी कहानी है। चलिए आगे देखेंगे हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी कहानी की विशेषता क्या होती है। तो आधुनिक हिंदी कहानी की अपनी कुछ विशिष्ट साहित्यिक और कलात्मक विशेषताएं हैं जो इसे उपन्यास और अन्य विधाओं से अलग करने का काम करती है। पहला विशेषता वो ये है दोस्तों कि आकार की लघुता, ठीक है, यानी आकार इसका छोटा होता है। कहानी का कलेवर छोटा होता है। एडगर एलन प्रोफेसर के अनुसार कहानी वह विधा है जिसे आधे से 2 घंटे में एक बैठक में पढ़ा जा सके। इसमें उपन्यास की तरह जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं होता, बल्कि जीवन की एक झलक होती है। तो ये कहा गया था एडगर एलन प्रोफेसर के अनुसार, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया हमारा वो है दोस्तों विनियति, ठीक है, यानी कि सिंगल इफेक्ट है, ठीक है। यह कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक केवल एक ही मुख्य भाव, विचार या फिर संवेदना काम करती है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद पाठक के मन पर एक गहरा और अखंड प्रभाव छूटता है, ठीक है। तो ये कहानी की दूसरी विशेषता है दोस्तों। चलिए तीसरी विशेषता की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा यथार्थ परकता और सामाजिकता। आज की हिंदी कहानी राजा रानी या फिर परियों की काल्पनिक दुनिया से मुक्त है। यह आम आदमी, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी,
भ्रष्टाचार और टूटते रिश्ते के कठोर यथार्थ वगैरह पर टिकी गई है आजकल की कहानी। फिर हमारा चौथा विशेषता वो देखेंगे, वो है कि पात्रों की सीमित संख्या। कहानी में उपन्यास की तरह सैकड़ों पात्र नहीं होते, इसमें केवल गिने चुने 1-2 इसी तरह पात्र होते हैं जिसके बीच वार्तालाप होता है, जिसके ऊपर कहानी लिखी जाती है ताकि कथा की एकाग्रता नष्ट ना हो। तो ये उपन्यास से काफ़ी अलग है। उपन्यास बड़ा होता है, ये छोटा होता है, उसमें ज़्यादा पात्र होते हैं, इसमें कम पात्र होता है। फिर अगला हो गया हमारा दोस्तों कौतूहल और तीव्र गति। कहानी की आरंभ कौतूहल जगाने वाला होता है और उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें फालतू वर्णनों के लिए स्थान नहीं होता है। हर वाक्य मुख्य लक्ष्य की तरह की ओर बढ़ता है, यानी हर वाक्य में जो है एक खास बातें होती है, इसमें फालतू का कुछ भी वर्णन नहीं किया जाता है। चलिए अगला हमारा विशेषता है दोस्तों, वो लिखा गया है कि शिल्प और शैलियों की विविधता। हिंदी कहानियाँ विभिन्न शैलियों में लिखी गई है, जैसे कि फ्लैशबैक पद्धति में, जिसको बोलते हैं पूर्व दीप्ति शैली, यानी पहले जो बीत चुका है वैसे फ्लैशबैक पद्धति में। फिर हो गया डायरी शैली में लिखी गई है। फिर है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए लिखा गया कि चंद्रधर शर्मा द्वारा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था ये फ्लैशबैक तकनीकी पर आधारित हिंदी अमर कहानी, ठीक है, उसने कहा था ये फ्लैशबैक है, ठीक है, यानी पीछे जो कहा था वो बारे में। तो इस तरीके से जो है हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए हिंदी कहानी का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हिंदी कहानी बहुत ही समृद्ध है, इसलिए इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 दृष्टि से किया गया है। चलिए कौन कौन से दृष्टि से। पहला हो गया हमारा विषय वस्तु और विचारधारा के आधार पर इसका वर्गीकरण। इसमें हमारा पहला हो गया यथार्थवादी कहानी। इस धारा की कहानियां समाज के कड़वे और नग्न यथार्थ वगैरह को दिखाने का काम करती है, इसलिए इसका नाम यथार्थवादी कहानियां कहा गया है। प्रेमचंद्र की कफन हो गया, पूछ की रात हो गई, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां गरीबी के कारण मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ती हुई दिखाई गई है कहानी के माध्यम से। फिर हमारा दूसरा हो गया दोस्तों इसी में कि मनोवैज्ञानिक कहानी। इसमें सामाजिक घटनाओं से ज़्यादा व्यक्ति के मन के भीतर चलने वाले दृढ़ कुठाओं, शंकाओं और भावनाओं वगैरह का चित्रण होता है। जनेंद्र की पत्नी इलाचंद्र जोशी और अजय की रोज इस वर्ग की प्रमुख कहानियाँ, ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानियाँ की प्रमुख कवि और प्रमुख कहानियाँ हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरा जो है दोस्तों हमारा आंचलिक कहानियाँ। किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि अंचल की मिट्टी की सौधी महक, वहाँ की लोकगीत रीति रिवाज और स्थानीय भाषा को आधार बनाकर लिखी गई कहानी को कहा जाता है आंशिक कहानी, ठीक है, आंचलिक कहानी। फर्नीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मरे हुए गुलफाम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, ठीक है, तो ये फर्नीश्वर नाथ रेणु का कहानी है। चलिए आगे हमारा चौथा दोस्तों वो है ऐतिहासिक और आदर्शवादी कहानियाँ। इतिहास के गौरवशाली पात्रों या फिर आदर्श प्रेम को दर्शन वाली कहानियाँ। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, पुरस्कार और ममता इसी श्रेणी में आती है, यानी ये जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई कहानी है, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता वगैरह ये सब जो है इसी श्रेणी में आती, ऐतिहासिक और आदर्शवादी कहानियाँ में, ठीक है, जिसमें हमारा जो है गौरवशाली पात्र वगैरह, आदर्श प्रेम वगैरह को दर्शाया जाता है। पांचवा हो गया दोस्तों सांकेतिक सचेतक समकालीन कहानी। आधुनिक महानगरीय जीवन का अकेलापन, अजनबीपन और मूल्यों के टूटने की समस्या को दिखाने वाली कहानी को जो है वो संचेतन समकालीन कहानी कहा जाता है। जैसे कि मोहन राकेश की मलबे की मालिक और कमलेश्वर की राजा निरंबसिया, ठीक है, तो ये कहानी है, ये प्रमुख लेखक है, तो ये हमारा पहला हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा कि काल यानी कि विकास कर्म के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को केंद्र मानकर हिंदी कहानी के इतिहास को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है प्रेमचंद्र पूर्व युग, जो कि 1900 से लेके 1915 ईस्वी तक माना जाता है। यह हिंदी कहानी का प्रारंभिक या फिर केशव काल था। इस समय कहानी
उपदेशात्मक और मनोरंजक हुआ करती थी। प्रमुख कहानी इसमें देखा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती और माधव राव सरपे की एक टोकरी भर मीठी, तो ये दोनों कहानी जो है वो प्रमुख कहानी है प्रेमचंद्र पूर्व युग का। चलिए दूसरा हमारा हो गया, दूसरा देखेंगे। दूसरा है प्रेमचंद्र युग, जो कि 1915 से लेके दोस्तों 1936 तक माना जाता है। इसे हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी ये जो युग है प्रेमचंद्र युग, इसे हिंदी कहानी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौर में कहानी सीधे आम जनता के सुख दुख और देश के स्वाधीनता आंदोलन वगैरह से जुड़ी हुई थी। प्रमुख लेखक देखिए तो प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुदर्शन है और चंद्रधर शर्मा कुलेरी, तो ये सभी जो है प्रमुख लेखक हैं प्रेमचंद्र युग के। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा है प्रेम चंद्रोत्तर युग, जो कि 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्रेमचंद्र के बाद कहानी मार्क्सवादी यानी यशपाल की पर्दा और मनोविश्लेषणवादी चैनेन्द्र और अजय दो अलग अलग धाराओं में विकसित हो गई थी। फिर हमारा अगला चौथा है दोस्तों, जो है नई कहानी और समकालीन युग। 1950 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है उसे ही हम लोग नई कहानी और समकालीन युग कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो महाभंग हुआ उसे नई कहानी आंदोलन ने स्वर देने का काम किया। इसे आधुनिक जीवन की विसंगतियों और स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नए नज़रिए से देखा गया है। इस कहानी में प्रमुख लेखक के रूप में जो है वो है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, अमरकांत, तो ये सभी जो है नई कहानी और समकालीन युग के प्रमुख लेखक है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा कि हिंदी कहानी अपनी लघुता और तीव्र प्रभाव क्षमता के कारण आज की सबसे लोकप्रिय विधा है। प्रारंभिक मनोरंजन से लेकर आधुनिक समकालीन मनोवैज्ञानिक यथार्थ तक इसका विकास कर्म अत्यंत समृद्ध और जीवंत रहा है। तो ये हमारा हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषता और इसका वर्गीकरण था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इससे पहले हम लोगों ने जो है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भी देख लिया है। तो सीधा समझ लीजिए हिंदी कहानी से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने क्लियर कर लिया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपन्यास से आप क्या समझते हैं। उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जरूर से जरूर इसे पूरा कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले उपन्यास क्या वो देखेंगे। इससे पहले हमने उपन्यास की उद्भव और विकास के बारे में देख लिया था। चलिए उपन्यास आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय, विस्तृत और सशक्त गद्य विधा है। इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का महाकाव्य, क्योंकि यह जो है दोस्तों वो यह कविता की तरह किसी काल्पनिक दुनिया में ना ले जाकर मनुष्य को उसकी वास्तविक समाज और जीवन के दर्शन कराने का काम करता है। ये उपन्यास ये बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो है कहानी के जैसा कल्पना वगैरह की दुनिया में ना ले जाया जाता। ठीक है, इसमें वास्तविकता वगैरह दिखाया जाता है। चलिए उपन्यास का अर्थ और इसका परिभाषा देखेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ पहले देखिए। तो उपन्यास शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया उप यानी कि समीप, प्लस जो हमारा न्यास है वो है धरोहर। इसका अर्थ है कि वह रचना जो मानव जीवन के अत्यंत समीप रखी गई हो, उसकी अपनी धरोहर जैसी प्रतीत होता हो, तो वही हमारा जो है वो उपन्यास कहलाता है और इसे अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवेल कहते हैं। चलिए प्रमुख परिभाषा देखेंगे इसका। तो पहला परिभाषा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों वगैरह को खोलना ही जो है उपन्यास का मूल तत्व है। ये परिभाषा दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार, उनका मानना यही था। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है वो है श्याम सुंदर दास के अनुसार। उन्होंने कहा था या फिर उनका मानना था कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है। क्या है? वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है। तो ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरीक़ा से पॉइंट बना बना के आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो एक विधा के रूप में उपन्यास को निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं विधा के रूप में वो देखिए। पहला हो गया व्यापकता और विशालता। उपन्यास का कैनवास जो है बहुत बड़ा होता है, यानी उपन्यास बहुत बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के किसी एक हिस्से का नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण जीवन और समाज का
पूरा चित्रण मिलता है आपको, ठीक है, यानी विस्तृत चित्रण होता है। तो ये बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही विशाल होता है। फिर हो गया यथार्थ पारकता, यह काल्पनिक, जादुई या फिर परियों की दुनिया से दूर होता है। इसमें आम इंसान के दुख सुख, गरीबी, संघर्ष और समाज के कड़वे सच वगैरह को दिखाया जाता है। यानी ये कल्पना वगैरह की दुनिया से दूर हटकर सच्चाई वगैरह को दिखाने का काम करता है, दुख सुख को दिखाने का काम करता है, संघर्ष को दिखाने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे है कि गद्य का माध्यम दोस्तों, तो उपन्यास अनिवार्य रूप से गद्य में लिखा जाता है। गद्य के कारण लेखक अपनी बात को बिना किसी तुकबंदी या फिर छंद के बंधन के खुलकर व्यक्त कर पाता है। यानी इसमें जो है कोई भी छंद वगैरह, तुकबंदी वगैरह के बंधन में नहीं रहता, ये अपने खुल के जो है बात कर पाता है। आगे देखिए बहुपात्रता, विस्तृत कथानक होने के कारण इसमें जरूर मतलब एक से ज़्यादा पात्र हो सकते हैं, जिसमें नायक नायिका हो सकती है, उसके साथ साथ कई सहायक पात्र वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इसमें शामिल होते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पात्र भी होते हैं, बहुपात्रक, ठीक है। फिर हमारा आगे है दोस्तों वो है वैचारिकता और संदेश। उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इसमें समाज सुधार, राजनीतिक चेतना, नारी उत्थान और मनोवैज्ञानिक गूथियों को सुलझाने का कोई ना कोई गहरा वैचारिक उद्देश्य होता है। तो वही हमारा उपन्यास होता है। तो ये सभी इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए अब इसका देखेंगे कि उपन्यास के प्रमुख तत्व के बारे में। तो देखिए पश्चिमी और भारतीय विद्वानों के अनुसार किसी भी उपन्यास की रचना के लिए 6 मुख्य तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। पहला तत्व के रूप में जो हमारा है वो है कथा वस्तु, जिसको कथानक भी बोलते हैं। यह उपन्यास का ढांचा या फिर रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अंतर्गत उपन्यासकार जीवन की किसी मुख्य घटना या फिर समाज समस्या का आधार बनाकर पूरी कहानी बुनने का काम करते हैं, यानी पूरी उपन्यास लिखने का काम करते हैं। फिर इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है एक अच्छे कथानक में रोचकता, मौलिकता और आदि से अंत तक क्रमबद्धता वगैरह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए दूसरा हमारा है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि कथानक को आगे बढ़ने के लिए पात्रों की आवश्यकता होती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य पात्रों के कार्यों, बातचीत और व्यवहार के माध्यम से उनके आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व यानी उसके चरित्र वगैरह को उजागर करना। पात्र जितने स्वाभाविक होंगे उपन्यास उतना ही सफल होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो पात्र वगैरह का काम, उसका बातचीत और व्यवहार वगैरह के माध्यम से उसके एकदम आंतरिक और बाहरी चरित्र वगैरह को उजागर करने का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हमारा तीसरा है दोस्तों वो है कथोपकथन, जिसको संवाद भी बोलते हैं। तो पात्रों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद छोटे, अर्थपूर्ण, पात्रों की उम्र, शिक्षा के अनुकूल और कथा वस्तु के आगे बढ़ने वाले होने चाहिए, यानी इन सभी के अनुसार ही होने चाहिए। लंबे और उबाऊ संवाद जो है उपन्यास को कमजोर कर देते हैं, यानी लंबा संवाद या फिर उबाऊ संवाद नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका उपन्यास है वो कमजोर कर देते हैं और उपन्यास जो है उबाऊ लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। चलिए आगे हमारा चौथा जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए कि देश काल और वातावरण, घटना किस समय यानी भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है और किस स्थान पर हुआ, यानी गांव में हुआ, शहर में हुआ, देश में हुआ, विदेश में हुआ, इन सब पर घट रही है। इसका सजीव चित्रण जो है वो देशकाल और वातावरण कहलाता है। यानी इन सभी चीज़ों का जो चित्रण किया जाता है, सजीव चित्रण किया जाता है उपन्यास में, उसे ही जो है देशकाल और वातावरण कहा जाता है। देखिए लिखा है कि जैसे प्रेमचंद के गोदान में भारतीय ग्रामीण परिवेश का और रेणु जी के मेला आंचल में आंचल विशेष का सजीव वातावरण देखने को मिलता है। तो वही कहने का मतलब है कि जहाँ जैसा जरूरी है उसी हिसाब से जो चित्रण किया जाता है उसे ही देशकाल और वातावरण कहा जाता है। चलिए अगला हमारा हो गया दोस्तों भाषा शैली। तो भाषा शैली उपन्यास का बाहरी आवरण है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं। उपन्यास की भाषा जो है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। शैली कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली या फिर डायरी शैली, लेकिन जो उसकी भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए ताकि पाठक पढ़ सके, समझ सके, ठीक है।
तो ये है दोस्तों। चलिए आगे हमारा है कि इसका उद्देश्य देखेंगे थोड़ा सा। तो मनोरंजन के साथ साथ समाज को कोई संदेश देना ही उद्देश्य, यानी मनोरंजन के साथ साथ समाज को कोई संदेश देना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी मनोरंजन के साथ साथ समाज को कोई संदेश देना, ठीक है। यह उद्देश्य सामाजिक सुधार, राजनीतिक चेतना का हो सकता है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का हो सकता है, या फिर किसी कुप्रथा वगैरह का विरोध, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सभी का भी हो सकता है। तो यही कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें मनोरंजन के साथ साथ हमारे समाज को भी एक संदेश देने का काम करता है उपन्यास। चलिए आगे निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा कि उपन्यास मानव जीवन की एक संपूर्ण और व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाला दर्पण है। अपनी यथार्थवादी विशेषताओं और इन 6 तत्वों के सटीक संतुलन से ही कोई उपन्यास साहित्यिक और वैचारिक रूप से पूर्ण बनता है। इनमें से किसी भी एक तत्व या फिर विशेषता की कमी उपन्यास के समग्र प्रभाव को कमजोर कर सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके माध्यम से हम लोगों ने उपन्यास के बारे में समझा, उपन्यास की विशेषता, उपन्यास के जो भी उसके प्रभाव वगैरह जो भी था, या फिर उसके विकास वगैरह, इन सभी चीज़ों को तो हमने ऊपर भी देख रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, ये भी जो है पहले पूछा जा चुका है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को लिए हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पहले पूछा जा चुका है सेमेस्टर 3 के एग्जाम के टाइम में, मेजर 5 का एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि स्मरण साहित्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आंसर है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की कथेतर विधाओं में स्मरण अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विधा केवल इतिहास की सूखी घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि अतीत के जीवंत अनुभवों के साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जब कोई लेखक अपने जीवन के अनुभवों के मध्य आए किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या घटना को अपनी स्मृति के आधार पर कलात्मक और आत्मीयता के साथ लिपिबद्ध करता है, तो उसे स्मरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों। चलिए समझते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के कथेतर विधाओं में स्मरण अपना एक बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विधा जो है दोस्तों वो केवल इतिहास की सुख घटनाओं का विवरण नहीं करता, बल्कि ये अतीत में जीवांत अनुभवों का एक साहित्यिक अभिव्यक्ति करने का काम करता है। इसका मतलब सीधा समझिए कि जब कोई लेखक के जीवन में अनुभवों के मध्य आए किसी स्पेशल व्यक्ति, कोई स्पेशल वस्तु या कोई स्पेशल घटना के बारे में वह अपने दिमाग के आधार पर उसका कलात्मक और आत्मीयता के साथ लिपिबद्ध करते हुए जो लिखता है, उसे ही जो है स्मरण कहते हैं। चलिए इसका एक परिभाषा देखेंगे। परिभाषा जो कि डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में लिखा गया है कि स्मरण लेखक के अपनी स्मृति के झरोखे से अतीत के चित्र को वर्तमान में जीवांत करने की ये कला होती है। तो ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो है परिभाषा दिया गया या फिर उसके शब्दों में कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे कि स्मरण का शास्त्रीय अर्थ या फिर इसका स्वरूप के बारे में। तो व्युत्पत्ति देखा जाए तो स्मरण शब्द जो है सम यानी भली बाती, सम्यक प्लस स्मरण यानी याद करना के योग से बना है। इसका अर्थ है कि किसी को पूरी प्रामाणिकता और आदर के साथ याद करना ही जो है स्मरण कहलाता है, ठीक है। अनिवार्य शर्त इसमें क्या होता है, तो स्मरण के सफल होने के लिए 3 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से 3 तत्व, तो देखेंगे। पहला तत्व हो गया कि अतीत की स्मृति, घटना या व्यक्ति लेखक के अतीत से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा हो गया व्यक्तिक संबंध, यानी लेखक का उस चरित्र से सीधा या फिर आत्मीय परिचय रहा हो, तो ये होना चाहिए। फिर तीसरा होगा तटस्थता, यानी अत्यधिक भावुकता के स्थान पर सत्य और यथार्थ का चित्रण होना चाहिए। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, सच वगैरह का होना चाहिए। तब ये 3 तत्वों के माध्यम से जो है स्मरण लिखा जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा हिंदी स्मरण है दोस्तों उसका उद्भव। तो उद्भव के बारे में देखिएगा तो लिखा है कि हिंदी स्मरण का जन्म आधुनिक काल की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ था। कैसे हुआ था, आधुनिक काल का जो पत्र पत्रिका है उसी के माध्यम से हुआ था। तो प्रथम स्मरण पर जो है मतभेद रहा है। कुछ विद्वान
भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित है कुछ आप बीती या फिर कुछ जग बीती को इसकी प्रस्थान बिंदु मानते हैं, यानी पहला स्थान मानते हैं, किंतु इसमें आत्मकथा के तत्व अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों जैसे कि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता में स्मरण की शुरुआती लक्षण दिखते हैं। सर्वमान्य तथ्य साहित्यिक इतिहासकार पंडित पद सिंह शर्मा द्वारा रचित पद प्रयाग जो कि 1929 में लिखा गया है, इसको जो है हिंदी का पहला व्यवस्थित और प्रमाणिक स्मरण ग्रंथ स्वीकार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा हमारा पद पराग, ठीक है, जो 1929 में लिखा गया था। तो ये हमारा उद्भव हो गया। विकास की यात्रा देखेंगे दोस्तों, यानी कौन कौन से विकास काल में या फिर युग में इसका विकास हुआ। तो देखिए, हिंदी स्मरण के ऐतिहासिक विकास को निम्नलिखित 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा चरण? तो पहला हमारा हो गया प्रथम चरण, जिसको उद्भव और प्रारंभिक काल भी बोल सकते हैं, जो कि 1900 ईस्वी से लेकर 1930 तक माना जाता है। देखिए क्या लिखा है, तो यह स्मरण विधा का प्रारंभिक या फिर केशव काल था। इस दौर में लेखक मुख्य रूप से अपने समय के महान राजनेताओं, समाज सुधारकों या फिर पूज्य गुरुओं के प्रति श्रद्धा वगैरह को व्यक्त करने के लिए स्मरण लिखा करते थे। यानी इस काल में क्या हुआ करता था, आपने जीवन में जो भी महान राजनेताओं को देखते थे, समाज सुधारकों को देखते थे या फिर उनके जो गुरु वगैरह थे, उन सभी के बारे में व्यक्त किया करते थे स्मरण के माध्यम से। चलिए आगे हो गया। इसमें देखिए प्रमुख लेखक जो हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र पर अत्यंत मम्र स्पर्शी स्मरण लिखा है, यानी इनके ऊपर स्मरण लिखा है। फिर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कई लेखकों को स्मरण लिखने के लिए प्रेरित भी किया था। फिर है पद सिंह, इनका पद पराग इस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। तो ये सभी प्रमुख लेखक है दोस्तों। दूसरा जो चरण है वो है द्वितीय चरण, यानी विकास और स्वर्ण काल, 1930 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में स्मरण विधा अपनी प्रारंभिक अवस्था से निकलकर पूर्ण प्रौढ़ता और साहित्यिक गरिमा को प्राप्त हुई। यानी इस काल में क्या हुआ, जो स्मरण की विधा थी वो प्रारंभिक अवस्था से निकलकर पूरे तरीका से प्रौढ़ता और साहित्यिक गरिमा को प्राप्त हुई थी। इस युग के लेखकों ने स्मरण को रेखा चित्र यानी शब्द चित्र के निकट ला खड़ा कर दिया था। इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं महादेवी वर्मा, जो कि सर्वोच्च स्थान है इनका। महादेवी जी ने हिंदी स्मरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने समाज के प्रतिष्ठित इतिहास साहित्यकारों के साथ साथ समाज के सबसे निचले तबके के शोषित और उपेक्षित लोग जैसे कि रामा, धीसा, भक्तिन वगैरह को अमर कर दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण कृतियां देखा जाए, यानी महत्वपूर्ण लिखा गया इनके द्वारा रचनाएं, तो उसमें पहला हो गया हमारा पथ की साथी, जो कि समकालीन रचनाओं पर थी। फिर है अतीत का चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो ये सभी प्रमुख जो स्मरण है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। फिर हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी शैली अत्यधिक काव्यात्मक और तीखी हुआ करती थी, यानी इसकी शैली जो है वो कविता टाइप का हुआ करता था और तीखी हुआ करता था। इसमें कृति, माटी की मूर्त और गेहूं और गुलाब स्मरण और रेखा चित्र का अनूठा मिश्रण मिलता है। तो ये रामवृक्ष बोनी फिर हो गया बेनीपुरी। ठीक है, फिर है दोस्तों पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, इन्होंने स्मरण और हमारे आराध्य कृतियों के माध्यम से इस विधा को एक मर्यादित और रेखावृद्ध रूप देने का काम किया था। तो ये हमारा दूसरा चरण था। चलिए तीसरा चरण देखेंगे। तो तीसरा चरण है दोस्तों सव्यांत्योत्तर एवं समकालीन काल, जो कि 1950 से लेके अब तक चलते आ रहा है, तो वही है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद देश की बदली हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण स्मरण विधाओं का दायरा बहुत ही व्यापक हो गया था, यानी बहुत ही बड़ा हो गया था। अब इसमें श्रद्धा भाव के स्थान पर यथार्थ परकता और बेबकी आ गई थी। लेखकों ने अपने मित्रों, समकालीन विसंगतियों और व्यक्तिगत संबंधों को बिना किसी हिचकिचाहट के लिखना शुरू कर दिया था। ये जो हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद। इसमें देखिए प्रमुख लेखक हैं वो है सचिदानंद, हीरानंद
वात्स्यायन, जो कि जिसको अजय बोलते हैं, इनकी कृति स्मृति रेखा में समकालीन साहित्यकारों के बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक स्मरण मिलते हैं। फिर दूसरे हैं वो है कृष्णा सोबती, महिला लेखक में इनका हम हसमत संग्रह हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। इसकी भाषा शैली जो है बहुत ही विशिष्ट और सजीव है। तो ये दूसरे हैं। फिर हो गया अगला हमारा दोस्तों, वो है विष्णु प्रभाकर। इन्होंने यादों के तीर्थ यात्रा और हम सफ़र मिलते रहे में अपने जीवन के स्मरणों को सहेजा है। फिर अगले हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इनके स्मरण संग्रह छन्न जल और धन जल और वन तुलसी का गंध में ग्रामीण जीवन और रिपोर्टर्ज शैली का सुंदर समन्वय मिलता है, यानी इन दोनों का समन्वय मिलता है, ठीक है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा गया है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा गया है दोस्तों कि संक्षेप में समझा जाए तो स्मरण अतीत के वास्तविक सत्यों को वर्तमान में जीवंत करने वाली एक सशक्त विधा है। पद्मश्री शर्मा के पद पराग से शुरू होकर महादेवी वर्मा की आत्मीयता और समकालीन युग की बेबाकी तक इसका ऐतिहासिक विकास क्रम बहुत ही अत्यंत समृद्ध रहा, जो इतिहास और साहित्य के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। तो ये हमारा हिंदी जो हमारा स्मरण है उसके विकास और उद्भव के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कि रिपो तर्ज से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधाओं में रिपो तर्ज जो है वो अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह विधा जो है पत्रकारिता और साहित्य के सुंदर समन्वय से पैदा हुआ है, जहां एक सामान्य समाचार या फिर रिपोर्ट केवल तथ्य वगैरह को सूखी जानकारी देने का काम करती है, वही जो हमारा रिपो तर्ज है दोस्तों वो जो है तथ्यों को साहित्यिक, कलात्मक और मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत करने का काम करता है। इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो देखिए लिखा है कि किसी घटना को आंखों देखा और कानों सुना ऐसा जीवंत वर्णन जो पाठक के हृदय को छू ले उसे ही जो है रिपोर्टर्ज कहते हैं। यानी कोई भी घटना हुआ उसे आपने आंखों से देखा, कानों से सुना और उसका वही जीवंत वर्णन जो आप करते हैं उसे ही जो है रिपोर्टर्ज कहलाता है। यही हमारा रिपोर्टर्ज कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे इसका अर्थ और परिभाषा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखिए तो रिपोर्टर्ज जो है वो मूल रूप से फ्रांसीसी शब्द का यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका संबंध जो है अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से। दूसरे विश्व युद्ध के समय में समाचारों के क्षेत्र में इस विधा का विशेष महत्व भी बढ़ा था। इसका साहित्यिक परिभाषा देखिए जो कि डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में लिखा गया है कि जब किसी घटना या फिर दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि उसमें कलात्मकता और साहित्यिक सौंदर्य आ जाए तो उसे जो है रिपो तर्ज कहते हैं। तो ये डॉक्टर नागेंद्र जी का मानना था या फिर उनके द्वारा दिया गया शब्द था। चलिए आगे देखेंगे। इसका अनिवार्य तत्व इसके सफल होने के लिए आंखों देखा हाल, प्रामाणिकता, गतिशीलता और तीव्र भावुकता का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें लेखक कल्पना से काम नहीं लेता बल्कि यथार्थ को कलात्मक रूप देने का काम करता है। तो ये इसका अनिवार्य तत्व है। चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी रिपोर्टर्ज का उद्भव के बारे में। तो हिंदी रिपोर्टर्ज का उद्भव जो है दोस्तों हिंदी साहित्य में रिपोर्टर्ज विधा का जन्म 1930 के दशक के उत्तरार्ध में और दूसरे विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। तो ये माना जाता है। प्रथम रिपोर्टर्ज कौन सा है तो देखिए हिंदी में रिपोर्टर्ज विधा का वास्तविक जन्मदाता जो है वो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उन्होंने सन 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से हिंदी का पहला मौलिक रिपोर्टर्ज लिखने का काम किया। इसमें सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों का अत्यंत सचिव चित्रण भी मिलता है, ठीक है। यानी इनके द्वारा जो लिखा गया था लक्ष्मीपुर शीर्षक से पहला मौलिक रिपोर्टर्ज। फिर है इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त ने स्वराज भवन और आलमेड़ो का बाजार लिखकर इस विधा को और भी आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ये इसका जो है उद्भव है। चलिए आगे इसके विकास क्रम के बारे में देखेंगे, यानी कौन कौन से युग में इसका विकास हुआ। तो हिंदी रिपोर्टर्ज के ऐतिहासिक विकास को हम मुख्यतः 3 चरणों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला हो गया प्रारंभिक चरण
यानी जो कि दूसरे विश्व युद्ध और बंगाल की अकाल काल में है। इस दौरान भारत में बहुत बड़ी मुसीबतें हुई थी, जो कि है दूसरा विश्व युद्ध और इसका दूसरा विश्व युद्ध का प्रभाव और 1943 का जो है भारत का भयंकर अकाल। इन घटनाओं ने लेखकों को झकझोर दिया और बेहतरीन रिपोर्टर्स वगैरह भी सामने आए, यानी जिससे लोगों ने देखा सुना वही सबको लिखना शुरू किए, वही रिपोर्टर्स हुआ ना। चलिए आगे देखेंगे। रंगैया राघव जो कि अग्रणी स्थान, इन्होंने बंगाल के अकाल के समय में वहाँ का दौरा किया और दिल दहलाने वाली जमीनी हकीकत को बयां करने का काम किया। उनके रिपोर्टर्स विशाल भारत पत्रिका में छपे। उन्होंने यानी इनके बाद में तूफानों के बीच जो कि 1946 में लिखा गया था, नाम से पुस्तकार रूप में भी प्रकाशित किया गया था। यह हिंदी रिपोर्टर्स इतिहास की एक युगांतकारी कृति है, ठीक है। फिर आगे हो गया हमारा दूसरा, वो है भगंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। इन्होंने देश की मिट्टी बुलाती है लिखकर इस विधा को और भी समृद्ध करने का काम किया। फिर दूसरा हमारा दोस्तों वो है विकास काल, जो कि स्वतंत्रता के बाद का दौर स्वतंत्रता के बाद देश के निर्माण, दंगों, बाढ़ और संस्कृत परियोजनाओं का रिपोर्टर्स का विषय मनाया गया। यानी ये स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, देश के निर्माण, दंगों, बाढ़ और संस्कृति आयोजन को रिपोर्टर्स का एक विषय बनाया गया था और इसी के ऊपर रिपोर्टर्स लिखा जाने लगा था। इस काल में पत्रकारिता और साहित्य का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। इसमें जो है प्रमुख वो हैं फर्नीश्वर नाथ रेणु जी जितने बड़े आंचलिक उपन्यासकार थे उतने ही कुशल रिपोर्टर्स लेखक भी थे। उन्होंने बाढ़, सुकाड़ और ग्रामीण जीवन की विभीषिका को बहुत ही निकट से देखा और लिखने का काम किया था। इनके द्वारा जो प्रमुख कृतियाँ या फिर प्रमुख लिखा गया जो हमारा रिपोर्टर्स है वो देखिए, तो ये है पहला हमारा छन जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। तो ये सभी प्रमुख कृतियां हैं जो कि फर्नीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा हो गया धर्मवीर भारती दोस्तों, तो इन्होंने युद्ध के मैदान से जीवंत रिपोर्टिंग को साहित्यिक रूप दिया है। भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 में और बांग्लादेश मुक्त संग्राम जो 1971 पर आधारित उनके रिपोर्टर्स जो है युद्ध यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये उनके द्वारा दिया गया धर्मवीर भारती के द्वारा। फिर हमारा हो गया अगला जो है समकालीन, जिसको आधुनिक चरण भी बोलते हैं, जो कि 1970 ईस्वी से लेके अब तक का है। आधुनिक दौर में रिपोर्टर्स का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया था, यानी बहुत ही बड़ा हो गया था। इस राजनीतिक आंदोलन, दंगों, चुनावों और महानगरीय समस्याओं को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। जिसमें देखिए शमशेर बहादुर सिंह, इसका रिपोर्टर्स प्लाट का मोर्चा अपनी विशिष्ट भाषा शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये जो लिखा गया था वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, जो कि प्लाट का मोर्चा, और ये जो है बहुत ही स्पेशल भाषा शैली के लिए जाना जाता है। फिर है कमलेश्वर, इन्होंने समकालीन राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर कई महत्वपूर्ण रिपोर्टर्स लिखे जो कि सारिका पत्रिका में भी प्रकाशित होने का काम किया था, यानी प्रकाशित हुआ था। फिर हमारा अगला हो गया वो है जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और विवेक राय। इन्होंने मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों के विकास और वहाँ की समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे कि विवेक राय की कृति बाढ़, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रिपोर्टर्स था। तो ये सभी जो है प्रमुख इसके विकास, उद्भव, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा, इसके परिभाषा हर एक चीज़ समझे, ठीक है। निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि रिपोर्टर्स जो है वो पत्रकारिता और साहित्य का एक अनूठा संगम है जो किसी घटना के आंखों देखे यथार्थ को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने का काम करता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा से शुरू होकर धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा तक इसका ऐतिहासिक विकास क्रम अत्यंत गौरवशाली रहा है, जो समकालीन समाज के यथार्थ को हमेशा के लिए जीवंत दस्तावेज बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्टर्स के बारे में था। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है मेजर 5 का, उसके लिए सिर्फ 8 ही प्रश्न, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 8 प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको
गारंटी देते हैं कि यही 8 प्रश्न में से जो 4 प्रश्न आपको अटेंड करना रहता है एग्जाम में वो सब यहीं से आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं दोस्तों। तो यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।